हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे गर्भावस्था में देखभाल के बारे में। आपने फर्स्ट लेक्चर सुना, जो पहला भाग था, जिसमें कि हमने गर्भावस्था में आवश्यक चीज़ों की एक रफ गाइडलाइन ले ली थी, और उसके बाद में आहार के बारे में हमने विशेष डिटेल में पढ़ा था। अब इसके आगे की चीज़ें, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हम इसके बाद में अब आते हैं वस्त्र के बारे में, कि ध्यान देते हैं। आप सोचेंगे वस्त्र कैसे इम्पॉर्टेंट है आहार के अलावा, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। गर्भावस्था में वस्त्र और पोशाक पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे शरीर स्वच्छ रहने के साथ साथ निरोग भी रहता है। वस्त्र का चुनाव मौसम पर भी निर्भर करता है। जब सर्दी होती है तब हमें गर्म रखना पड़ता है शरीर को, और जब गर्मी होती है तो क्योंकि शरीर भारी हो चुका है प्रेगनेंसी के टाइम में, और उसमें बहुत सारे सलवटें आती है, मतलब कि जैसे कि भार पड़ता है जांघों पर, और सब जगह से पसीने ज़्यादा आते हैं, तो इस समय में गर्मी में विशेष रूप से कष्टप्रद हो जाता है। तो इसलिए वस्त्रों का चुनाव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस समय में वस्त्र सदैव ढीले और सुविधाजनक होने चाहिए। उदर प्रदेश और आंतरिक अंगों के विकास और कार्यों में अंतर आ जाता है, और शिशु के विकास के लिए श्वसन, रक्त संचरण और पाचन प्रणाली को सुव्यवस्थित रखने के लिए वस्त्रों का सुविधाजनक व उपयुक्त होना चाहिए। जनरली इसमें गाउन पहनती है लेडीज़। तो गाउन ऐसा वस्त्र है जिसमें कंधे से नीचे वस्त्र रहने से सुविधा रहती है, और हाथों को घुमाने में रुकावट नहीं होती है, और किसी अन्य अंग पर दबाव नहीं डालता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी, जैसे लूज़ फ्रॉक्स वगैरह पहन सकते हैं, या फिर जो राजपूती ड्रेस है वो पहन सकते हैं, तो वो भी इजी गोइंग रहती है। तो इस तरह की ड्रेसेस भी पहनी जा सकती है, और जैसा भी महिला को असुविधाजनक नहीं लगे ऐसे कपड़े उसको पहनने चाहिए। टाइट फिटिंग कपड़े पहनने से दबाव पड़ता है और रक्त संचरण में रुकावट आती है, तो बस इस बात का ध्यान रखें। शरीर से सीधे संपर्क में रहने वाले जो वस्त्र हैं वो खास तौर से सूती होने चाहिए। जहाँ तक हो सके सूती कपड़े पहनने चाहिए इस समय में, और ख़ास तौर से अंडरगारमेंट्स तो सूती ही होने चाहिए। तो हवा का संवातन बना रहता है और किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होने पाता। नहीं तो कई बार स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है, या खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, तो और भी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। नायलॉन और टेरेलिन जैसे जो वस्त्र कृत्रिम तंतु के बने होते हैं, और जिनमें कि वायु प्रवेश नहीं करती और फिसलन होने के कारण शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसे कपड़े कम पहनने चाहिए। कमर पर और वक्षस्थल पर बांधने वाले वस्त्र बहुत अधिक कसे हुए नहीं होने चाहिए, इजी गोइंग होने चाहिए, तेज़ इलास्टिक नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। इसी प्रकार से पैरों में ऊंची एड़ी की चप्पलें इस अवस्था में नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इनसे कमर और पीठ में दर्द रहता है। इसके अलावा वस्त्रों का प्रभाव मनस्थिति पर भी पड़ता है। यदि वस्त्र जो है पुराने और फटे से पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा महिला को। तो जो उसको अच्छे लगें, ऐसे सुंदर चमकीले फूल पत्ती के प्रिंट वाले ऐसे वस्त्र धारण किए जाएं तो मन प्रसन्न रहता है, और इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से शिशु के विकास पर भी पड़ता है। गर्भवती महिला के शरीर के आकार में भी परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि वो नॉर्मली सबके सामने जाने में झिझक रखती है। तो अगर कपड़े अच्छे, सुंदर और आकर्षक होते हैं तो वो इस समस्या का समाधान कर सकती है। फिर आता है व्यक्तिगत स्वच्छता। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो गर्भावस्था में अन्य समस्याएं उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, जैसे कि नियमित रूप से स्नान करें, बाल, नाखून, आँख, कान व त्वचा की नियमित सफाई करना अनिवार्य होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता रखने से रक्त का संचार भी उत्तम बना रहता है, मनस्थिति प्रसन्न रहती है, शांत रहते हैं, मस्तिष्क का भारीपन कम हो जाता है, और अच्छा बना रहता है। तो क्योंकि इस उत्साह का संचार रहता है, तो इसकी वजह से शिशु भी, आप देखेंगे और रिसर्चेस भी हुई है कि शिशु का स्वभाव भी अच्छा बना हुआ रहता है। उससे जब बाद में जब शिशु का जन्म होता है तो वो भी प्रसन्न रहता है। यदि महिला अगर दुखी रहती है और हर समय चिंता में बनी रहती है, तो बच्चे का स्वभाव भी उस तरह का हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, बाकी तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है ऐसा।
और दांतों को नियमित रूप से दिन में 2 बार साफ़ करना चाहिए। इस समय में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादातर यूट्रस के आसपास गर्भाशय की तरफ होता है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन दांतों की तरफ अगर ब्लड सर्कुलेशन इतना नहीं हो पाता है और इस समय में आप साफ़ भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस समय में इन्फेक्शन कहीं भी होने का चांस बढ़ जाते हैं। तो दांतों को नियमित रूप से दिन भर में 2 बार साफ़ करना चाहिए। रात को सोते समय साफ़ करें, सुबह भी साफ़ करें। स्नान करते समय गर्म पानी का उपयोग करने से रक्त संचार में तीव्रता आती है और स्वास्थ्य उन्नत बना रहता है। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। लेकिन रोज़ाना नहाने से क्या होता है कि पसीने की बदबू हट जाती है, आराम का अनुभव होता है, हल्कापन लगता है, तो इसलिए ये आवश्यक है। दांतों के बारे में आप और भी पढ़ेंगे और लोगों की क्या राय है इसके बारे में। स्किन की केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस समय में इचिंग होती है, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। अगर आपके आसपास में कोई भी गर्भवती महिला होगी तो आपको पता होगा कि शुरू में क्या होता है कि उसको इरिटेटेड हो जाता है, स्किन ड्राई ज़्यादा बार बार होती है। तो इस समय क्या करना पड़ेगा उसको, कोई दवाई नहीं लगा सकते इस समय में, तो तेल से मालिश कर सकते हैं हल्की हल्की। और जो क्लींज़र लगाते हैं वो ऑयल बेस्ड होना चाहिए। यदि कोई मेकअप करते हैं तो उसको ऑयल बेस्ड क्लींज़र से ही साफ़ करें। और हाइड्रेट करते रहें स्किन को फेशियल ऑयल से। फेशियल ऑयल्स क्या क्या होते हैं, जो फेस पे लगाने वाले ऑयल्स होते हैं। फिर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है, जो दूसरी और तीसरी तिमाही होती है, इस समय में क्या होता है कि शरीर भारी हो जाता है। और क्योंकि यूट्रस का बच्चे का विकास होता है, यूट्रस बढ़ता है, तो इस समय में स्ट्रेच मार्क्स होने की संभावना रहती है। ज़्यादातर महिलाओं को ये समस्या होती है। इस समय में क्या होता है कि पिंक पिंक कलर की स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। स्किन जो है एकदम से फैलती है, तो और बाद में उसके ऊपर सफ़ेद मार्क रह जाते हैं। तो इससे बचने के लिए पानी भरपूर मात्रा में पिया जाए, ताकि स्किन जो है मॉइस्ट रहे और वो इजीली स्ट्रेच हो सके, उसमें निशान ना पड़े। और दूसरा, रिच और मॉइस्चराइजिंग बॉडी केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, यानी कि मॉइस्चराइज़र जो होता है वो ऑयल वाला होना चाहिए, ड्राई वाला नहीं होना चाहिए। तो उससे तेल की मालिश और ऐसा करने से भी, हर समय ऑयली यूज़ करने से भी फ़र्क पड़ता है। फिर इसके अलावा नौज़िया और नींद नहीं आने की वजह से क्या होता है, आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें होती है, जी घबराता है। तो खुशबू वाली चीज़ें जो उनको अच्छी लगती है वो यूज़ करना चाहिए। और लेवेंडर और इस तरह के जो सूदिंग जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं यूज़ करने चाहिए। बहुत तेज़ खुशबू वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए जा सकते इस समय। अब ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी देखा जाए तो इसके अलावा देखा गया है कि नाक के ऊपर और ऐसे कई जगह पर फुंसियाँ हो जाती है या फिर डार्क पैचेस हो जाते हैं। तो उसके लिए भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाने चाहिए, जो एस्ट्रोजन, फाइटो एस्ट्रोजन इंग्रेडिएंट्स वाले। लेकिन हाँ, जो भी हम बताते हैं कि अगर इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ करने हैं या कोई दवाई वाला अगर स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो हमेशा अपने डॉक्टर को पूछ करके ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया हो तो हमेशा पूछ के यूज़ करना चाहिए। फिर अब आते हैं गर्भावस्था और दांतों की सुरक्षा। तो दांतों की सुरक्षा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर 2 महीने में कम से कम एक बार लगातार दंत जांच करवाएं। और अगर कोई ऐसा संक्रमण है जो भ्रूण के लिए हानिकारक हो सकता है तो इसका इलाज हो जाता है। मुंह में अगर संक्रमण रह जाता है तो समय से पहले प्रसव हो सकता है, यानी कि बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। फिर अपने दांतों को, जैसे मैंने बताया, रोज़ाना 2 बार ब्रश करें और डेंटल फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश करें। गर्भावस्था के समय अत्यधिक सावधानी के साथ दवाओं का उपयोग करें। बिना पूछे कोई भी दवाई खाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। किसी दवाई से भ्रूण को नुकसान हो सकता है, कुछ आपके पैदा हुए बच्चों के दांतों को धुंधला कर देती है। मतलब ऐसे कोई भी समस्या हो सकती है। बिना पूछे कभी भी कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। फिर कैलकुलस और टार्टर को हटाने के लिए दांतों की सफाई या स्केलिंग 6 महीने में एक बार की जानी चाहिए। कैलकुलस और टार्टर क्या होता है, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं कि पीले पीले दांत हो गए हैं और उसके अंदर काला काला भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कहते हैं दांतों में कीड़ा हो गया है ना, ये कैलकुलस है। क्या होता है कि दांत के ऊपर पीला पीला जमाव होता जाता है, जो हमारे जर्म्स हैं उसके ऊपर चिपकते रहते हैं जब मीठा खाते हैं तो। और अगर उसको हटाया नहीं जाए तो वो कैल्शियम के साथ मिलकर के और कड़ी लेयर बना देता है, फिर वो ब्राउन हो जाता है और फिर उसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनकी सफाई हर 6 महीने में करवानी चाहिए, नॉर्मली भी करवानी चाहिए।
फिर आता है प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस क्या होता है, जो हमारे मसूड़े हैं उनको जिंजाइवा कहते हैं, तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिससे दांत गिर भी जाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। मसूड़े लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, ब्रश करते समय खून आता है। इसको प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस कहते हैं और इसके उपचार के लिए दंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इससे भी इन्फेक्शन जो है हमारे बॉडी में अंदर तक चला जाता है। फिर प्रेगनेंसी ट्यूमर, कभी कभी मसूड़ों में दर्द रहित ट्यूमर विकसित हो जाता है। ये कैंसर नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गांठें सी हो जाती है मुंह के अंदर और बच्चे के जन्म के बाद ये ठीक हो जाती है। फिर आता है एक्सरसाइज। गर्भवती महिला के लिए सामान्य रूप से व्यायाम करना अत्यंत उपयोगी होता है। इससे नींद अच्छी आती है, पाचन क्रिया सुव्यवस्थित रहती है, पेशियों में रक्त संचरण सुचारू रूप से होने से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रवाहित होती है और गतिशीलता रहती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, चलना फिरना आसान रहता है और मानसिक स्वास्थ्य सुखद बना रहता है तथा मन प्रसन्न रहता है। फिर ये भी होता है कि जो बॉडी में अननेसेसरी जो फैट डिपॉजिट हो जाता है वो भी नहीं होगा। और नियमित रूप से खुली हवा में सरल व्यायाम करना लाभकारी रहता है, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और ख़ास तौर से भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ा सा घूमना चलना फिरना जैसे व्यायाम हवादार स्वच्छ सुंदर स्थान पर करना चाहिए। ढीले वस्त्रों को पहनकर व्यायाम करने से स्वच्छ जो श्वसन प्रणाली है वो सक्रिय रहती है। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें तो डिलीवरी इजी होती है, तो इसलिए भी गर्भवती महिला को हल्का फुल्का व्यायाम रोज़ाना करना चाहिए, वॉक करना अच्छा रहता है। फिर आता है निद्रा एवं विश्राम। गर्भावस्था में स्त्री को थकान का अनुभव जल्दी से हो जाता है, बहुत जल्दी थकान आती है, तो इसलिए कम से कम 8 घंटों की नींद प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए आवश्यक होती है। और जो सोने का कमरा है वो शांत होना चाहिए, गर्मी के मौसम में ठंडा और ठंडी के मौसम में गर्म, इस तरह का होना चाहिए। हवादार होना चाहिए और आर्द्रता नियंत्रित होनी चाहिए। गर्भाशय के वजन में वृद्धि हो जाने के कारण स्त्री को सीधे पीठ के बल लेटने में असुविधा रहती है, तो इसलिए करवट से लेटकर विश्राम करना चाहिए और पेट के पास में तकिया रखना चाहिए जिससे कि डायरेक्टली जो कमर के ऊपर भार नहीं पड़े। और इस स्थिति में रक्त प्रवाह बना रहता है, इसलिए करवट से लेटना चाहिए। साथ ही गर्भाशय के भार का अनुभव भी कम होता है। दोपहर के भोजन के पश्चात भी 2-3 घंटे विश्राम कर लेना चाहिए। गर्भावस्था में कई बार अनेक कष्ट भी रहते हैं, जैसे पैरों में सूजन आ गई है, ऐंठन हो गई है, भार इतना बढ़ गया है जिससे कि चलने फिरने में, कमर में दर्द में, ये सब चीज़ें होती है, जिसके कारण से विश्राम करना आवश्यक होता है। कभी कभी विश्राम करने के लिए सोना ज़रूरी नहीं है, पैरों के सहारे या तकिया लगा के कुछ ऊपर रखने से भी आराम मिलता है, खाली लेट जाने से भी फ़र्क पड़ेगा। फिर आता है आंतों का स्वास्थ्य, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अधिक स्राव होता है और साथ ही आंतों और आमाशय पर भी गर्भाशय का दबाव पड़ता है, जिसके कारण से आंतों की मांसपेशियों में सक्रियता शिथिल हो जाती है, मतलब ठीक से उनमें पैल्पिटेशन नहीं होता है, जो क्रमाकुंचन रहता है पेशियों में वो पर्याप्त नहीं होता, जिसके कारण भोजन आगे की ओर ठीक से नहीं जाता है और पूर्ण रूप से पचता भी नहीं है, इसलिए अपच और कब्ज की स्थिति बनी रहती है। गर्भावस्था में लौह लवण अतिरिक्त खुराक के रूप में लिया जाता है, मतलब आपको जैसे मालूम ही होगा कि चौथे 5वें महीने के टाइम पे लौह लवण की डोज दी जाती है फॉलीफर टैबलेट्स के नाम से। तो लेकिन इन टैबलेट्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन की स्थिति बनती है, कई बार ये पचने में मुश्किल होता है और इसलिए भी मांसपेशियों के शिथिल हो जाती है और मुश्किल से पचता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि भोजन में फल सब्जी सलाद के रूप में लेनी चाहिए और चोकर वाला आटा लिया जाए, साबुत दालें ली जाए। इस तरह से लेने से शरीर में रेशेदार तत्व पहुँचते हैं और वो पाचन प्रणाली को व्यवस्थित करेंगे। नियमित रूप से मल निष्कासन करना चाहिए, कम से कम अपनी आदतें जो है वो सही रखनी चाहिए कि रोज़ाना सुबह जाना ही है, मल त्याग करना ही है। तो फिर अगर पहले से ही आदत खराब होगी तो फिर ये जब शिथिल मांसपेशियों के कारण ये समस्या और भी बढ़ जाएगी। तो कब्ज या अपच रहने पर मल निष्कासन के लिए साधारण से अधिक समय देना चाहिए तो ठीक रहता है। पाचन को स्वस्थ रखने में व्यायाम भी बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि थोड़ा चलना चाहिए, घूमना चाहिए, नियमित रूप से हल्का व्यायाम कर लेना चाहिए, इससे पेट ठीक रहता है।
फिर आता है स्तनों की देखभाल, ब्रेस्ट केयर। गर्भावस्था में 24वें सप्ताह के बाद या छठे माह में स्तनों की विशेष देखभाल रखने की आवश्यकता रहती है। यदि चुचुक धंसे हुए हैं यानी निप्पल्स जो हैं वो धंसे हुए हैं तो उन्हें चिकनाई की सहायता से बाहर निकालना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। कई बार ग्रंथियाँ अधिक बढ़ जाती है तो उसमें दर्द होता है, गर्म पानी से सेक करना पड़ता है। कभी कभी स्राव निकलता है तो वहाँ पे जम जाता है जिसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। तो ये सब साफ़ सफाई करनी बहुत ही ज़रूरी है और उसके ऊपर क्रीम भी लगानी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। फिर हम आते हैं प्रसव पूर्व केंद्र और उनका महत्व। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रसव पूर्व केंद्र यानी एंटीनेटल केयर क्लिनिक्स। तो ये जो क्लिनिक्स हैं ये इनके लक्ष्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि गर्भावस्था में महिला का स्वास्थ्य स्तर उन्नत रखना, ठीक है। फिर है गर्भावस्था में अनेक शारीरिक और मानसिक कष्ट जो रहते हैं उनका शीघ्र निदान करना, उनकी हेल्प करना महिलाओं की, क्योंकि इधर उधर से अगर जान पहचान वालों से हेल्प लेकर के और वो कोई उल्टा सीधा अपने ऊपर कोई दवाई ले ले, कुछ ऐसी चीज़ कर ले तो उल्टा असर नहीं हो जाए, इसलिए प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों पर ही इन कष्टों का निदान करवाया जाना चाहिए। स्वस्थ शिशु का जन्म होने का ध्येय लेकर के ही यह संस्था कार्यरत रहती है। जैसे कि गर्भकालीन विषाक्तता की स्थिति है, इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो, इसके पहले से ही पहचान कर ले लें, यानी कि प्री एक्लेम्पसिया के टाइम ही पता लग जाए और उसको वहीं उपचार कर लिया जाए तो फिर टॉक्सीमिया की स्थिति नहीं आती है। अनेक केंद्रों में गर्भवती स्त्रियों को निःशुल्क संतुलित भोजन भी दिया जाता है और साथ ही अंधविश्वास को दूर कर सही जानकारी दी जाती है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती है तो उनके दिमाग में वहम आ जाते हैं कि ये माताजी आ गई हैं इसलिए ऐसा हो गया है, या फिर मेरे नज़र लग गई है इसलिए ऐसा हो गया है। तो ये सब चीज़ों को दूर किया जाए, इन वहमों को, और सही जानकारी दी जाए ताकि जो मूल कारण है उसको दूर करके और महिला का स्वास्थ्य ठीक रखा जाए, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम रखा जा सके। अब हम प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं की शारीरिक स्थिति के आधार पर 2 वर्ग में विभाजित करते हैं, अधिक खतरे की स्थिति और कम खतरे की स्थिति। अधिक खतरे की स्थिति किस महिला को होती है? जिनका कि पहला ही गर्भ है तो मालूम नहीं होता कि इनका किस तरह से पूरा टेन्योर निकलेगा, तो इसलिए पूरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष से अधिक आयु वाली गर्भवती महिला। तीसरा है 4 से अधिक बार गर्भवती जो रह चुकी हो, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसका यूट्रस भी थोड़ा वेयर एंड टेयर हो जाती है, थोड़ा कभी घाव हो सकते हैं या फिर वो कमज़ोर हो सकता है। फिर गंभीर रोग हो जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह या उच्च रक्तचाप के रोग से पीड़ित होने पर हार्मोनल गड़बड़ियाँ होती है और इसकी वजह से शिशु के डेवलपमेंट में अंतर आ जाता है। फिर गर्भकालीन विषाक्तता से पीड़ित हो, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर निरंतर गर्भपात या भ्रूण की गर्भ में ही मृत्यु हो जाना जैसी स्थिति होने पर, ये सारी की सारी खतरे की स्थितियाँ हैं। फिर आता है कम खतरे की स्थिति। कम खतरा यानी नॉर्मल जिसको कहते हैं हम। तो नॉर्मल कौन है? जो कि स्वस्थ गर्भवती महिला जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम हो, उसका दूसरा या तीसरा शिशु हो और उसमें कोई चिकित्सकीय दोष नहीं हो, कोई बीमारी ना हो, और भी कोई संक्रमण या विषाक्त स्थिति नहीं होती हो, ब्लड प्रेशर नहीं हो और इससे पहले की डिलीवरीज नॉर्मल हुई हो। तो इस तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर इनकी कार्यप्रणाली क्या रहती है? इसमें जैसे ही पता चलता है कि गर्भावस्था के लक्षण सही हैं और गर्भवती है स्त्री, तो 9वें या 10वें सप्ताह में केंद्र में जाकर के एक निर्धारित प्रपत्र भरते हैं और गर्भावस्था की देखभाल प्रारंभ हो जाती है। इसमें महिला और उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जाति, धर्म, विवाह की स्थिति, तिथि, पति की आयु, सामाजिक स्तर, व्यवसाय वगैरह। फिर इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि रक्तवर्ग, शारीरिक विश्लेषण जैसे कि वजन, रक्तचाप, हृदय रोग, गुर्दे का रोग, शारीरिक दोष, जो भी कुछ भी है मेडिकल हिस्ट्री पूरी ले ली जाती है इससे, जिससे कि पता चलता है कि आगे हमें उसको कौन से कैटेगरी में रखना है। प्रत्येक माह प्रसव केंद्र में पुनः जांच की जाती है और सारी की सारी चीज़ें वापस जांच होती है कि अभी क्या कंडीशन है। इसके अलावा भ्रूण की स्थिति, हृदय की धड़कन, भ्रूण का विकास किस दिशा में है, इन सब का भी परीक्षण किया जाता है ताकि कभी भी ऐसा नहीं हो कि गफलत में ही बच्चे का नुकसान हो जाए। तो इसलिए इनको बिल्कुल सारी जांचें बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है। अंतिम 9वें माह में 15 दिन के अंतराल पर जांच की जाती है।
और प्रत्येक अवसर पर गर्भवती स्त्री को सुझाव दिए जाते हैं, औषधि दी जाती है, आहार स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी दी जाती है और अगर कोई समस्या है तो उसकी उचित सलाह और उपचार की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से आप देखें कि ये जैसा कि WHO का पोस्टर कह रहा है कि पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम 8 बार हेल्थ प्रोवाइडर से मिलना चाहिए। ये कहीं भी हो सकता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी कि हॉस्पिटल में हो सकता है या कम्युनिटी आउटरीच सर्विसेज में हो सकता है, जो पास में है हॉस्पिटल, जो PHC है वहाँ जा सकती है या फिर उसके आगे जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ भी जा सकती है। तो ये इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी जो भी सेवा प्रदाता है उनको सब कुछ आता हो अच्छी तरह से और उनके पास पूरी सप्लाई हो, तो उससे महिला को कम से कम परेशानी होती है। तो इस तरह से आप समझ गए सारी चीज़ें। तो ये है उसके ऊपर प्रश्न, जो आज का असाइनमेंट आपको क्या करना है। 2 मैंने आपको पार्ट्स बताए, भाग 1 और भाग 2, और इसके ये 4 प्रश्न हैं जो कि आपको करके रखने हैं अपनी कॉपी में। और ये करने के बाद में मुझे PDF भेजिए, चाहे इसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए और चाहे तो मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिए, लेकिन आप ये भेजें क्योंकि अब ये पूरा समय हो गया है, अपना साल ख़त्म होने आया है, तो मुझे पता होना चाहिए कि आपने सारे PDF कर लिए, सारे के सारे होमवर्क कर लिए हैं आपने। आपकी कॉपी अब तैयार हो जानी चाहिए और नए साल में हम आपकी कॉपी देखेंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। थैंक यू।